सुप्रभात विद्यार्थियों, आपका स्वागत है कक्षा 5वीं के ई लर्निंग हिंदी के व्याकरण क्लास में। आज हम जो आप लोगों का व्याकरण का जो पाठ था वर्ण विचार, उस पाठ के तीसरे अंश को पढ़ेंगे। मैंने आप लोगों को पिछले प्रकरण में ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर के बारे में बताया था। आज हम जो आपका पृष्ठ संख्या 16 है उसका जो इसके प्लुत स्वर के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है अनुस्वार, वहाँ से शुरुआत करेंगे। अनुस्वार क्या है? इसका उच्चारण नाक से होता है। नाक से होता है, एक नाजल साउंड आता है जिसके लिए हम इंग्लिश में एन जो अल्फ़ाबेट है उसका यूज़ करते हैं। तो उस एन अल्फ़ाबेट के यूज़ से जो साउंड निकलता है वैसे ही अनुस्वार में होता है। कैसे? घंटी, चंचल, मंगल, पतंग, इनमें आप देखना कि आपके गले से ज़्यादा आपके नेज़ल साउंड ज़्यादा आ रहा है, हवा नाक से होकर बाहर निकलती है, तो ये अनुस्वार है। और इसका चिन्ह कैसा होता है? मात्रा के ऊपर हम एक बिंदी लगा के इसको डिनोट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है अनुनासिक। ये अनुस्वार और अनुनासिक में बच्चे हमेशा क्या करते हैं, इसको गड़बड़ कर देते हैं, उनको लगता है कि कौन सा क्या है। लेकिन अनुस्वार और अनुनासिक में एक डिफरेंस, मेजर डिफरेंस है। वो ये है कि अनुस्वार जो है वो नाक से बोला जाता है और अनुनासिक नाक और गले दोनों के प्रयोग से बोला जाता है। तो कौन सा अनुस्वार है और कौन सा अनुनासिक है, यदि आप परफेक्टली उच्चारण करके देखेंगे तो आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है? तो अनुनासिक, इसका उच्चारण नाक और गले से होता है। जैसे गूंज, छाँव, पाँव। आप देखिए यहाँ और यहाँ दोनों प्रेशर लग रहा है। ठीक है? गूंज, छाँव, पाँव आदि। इसका चिन्ह क्या होता है? एक ऐसे चांद की तरह बना के उसमें बिंदी डाली जाती है। ठीक है? इसके बाद है विसर्ग। विसर्ग क्या है? इसका उच्चारण ह की तरह होता है। यदि किसी भी लिखे हुए शब्द के बाद दो डॉट्स लगे हुए होते हैं, जिसको आप लोग इंग्लिश में कोलन कहते हैं, ठीक है, तो उस कोलन का जो सिंबल होता है वैसा ही सेम सिंबल यदि किसी शब्द के बाद बना हुआ होता है और उसका उच्चारण तब हम ह की तरह करते हैं, उसी को विसर्ग कहते हैं। ठीक है? तो इसका प्रयोग अधिकतर तत्सम शब्दों में किया जाता है। तत्सम शब्द यानी जो संस्कृत से हुबहू उठा करके हिंदी में व्यवहारित किए जाते हैं, उन शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। कैसे शब्द? जो शब्द संस्कृत जो भाषा थी उससे एकदम हुबहू वैसी की वैसी उठा करके हिंदी में हम व्यवहार करते हैं बिना किसी परिवर्तन के, उनको तत्सम कहते हैं। तो इन तत्सम शब्दों में ज़्यादातर ऐसे विसर्ग का प्रयोग होता है। ठीक है? जैसे नमः, अतः, स्वतः, प्रायः, प्रातः, अंततः। ठीक है? ऐसे शब्दों में ये जो मैंने बोला प्रायः, य के बाद ह कहीं नहीं लिखा है, लेकिन ह का उच्चारण होता है। लेकिन हिंदी तो बहुत वैज्ञानिक भाषा है, इसमें कोई भी चीज़ ऐसे ही उच्चारित नहीं होती है। यदि ह का उच्चारण हो रहा है तो ह का कोई सिंबल भी होना चाहिए। तो ह का सिंबल क्या है? ह का यहाँ पर सिंबल है वो दो डॉट्स, कोलन जैसे दो डॉट्स, जो कि विसर्ग कहलाते हैं। इसके बाद है आगत ध्वनि ओ। आगत ध्वनि ओ मैंने आपको पहले भी इसके बारे में बताया है। इसका उच्चारण आ और ओ के बीच की ध्वनि का होता है। ठीक है? इसका प्रयोग अंग्रेजी से हिंदी में आए शब्दों के लिए किया जाता है। डॉक्टर, चौक, बॉल, हॉल। ठीक है? इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इसको हम आगे पहले ही कर चुके हैं। ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट है मात्राएं। स्वरों के लिए निर्धारित चिन्ह मात्राएं कहलाते हैं। हम जब किसी शब्द को लिखते हैं तो उस शब्द को लिखते वक्त हम स्वर का इस्तेमाल तो करते हैं, स्वरों के बिना तो व्यंजन का इस्तेमाल नहीं हो सकता है, लेकिन हमेशा स्वर को पूरी तरह से लिखना मुमकिन नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं? स्वर का इस्तेमाल करते हैं व्यंजन में, लेकिन स्वरों के मात्राओं के रूप में स्वर की मात्रा को हम व्यंजन के साथ जोड़ देते हैं और इस प्रकार से हम उसकी
मतलब उसको लिखते हैं। जैसे अ के अतिरिक्त सभी स्वर व्यंजनों के साथ जोड़कर मात्रा का रूप लेते हैं। केवल अ ही एक ऐसा स्वर है जिसको हम मात्रा के रूप में नहीं लिखते हैं, बाकी सारे स्वरों को हम मात्रा के रूप में लिखते हैं। जैसे अ से क्या है, अदरक, किसी का नाम है अमर, अटल, ये सब क्या है, ये अ है। लेकिन आ जहाँ से शुरू हुआ यहाँ से सारे स्वर मात्रा बन जाते हैं। ठीक है, जैसे आटा, उसके बाद गाना, गायक, ई से चित्र, चिमटा, बड़ी ई से जीत, जीरा। आप जैसा उच्चारण करेंगे आप वैसा ही लिखेंगे। यदि आप बड़ा उच्चारण करते हैं तो बड़ी मात्रा है, उच्चारण पर जोर देंगे तो कभी भी वर्तनी की अशुद्धियाँ नहीं रहेंगी। ठीक है, उड़ान, दुम, दुकान, ऊन, पूरी, पूर्व, ऋषि, नृत्य, नृप, एड़ी, बेलन, बेर, ऐनक, मैला, मैदान, ओढ़नी, रोटी, रोग, औरत, लौकी, लौटना। समझ रहे हैं? इस प्रकार से हम इसको आसानी से कर सकते हैं। ये बहुत आसान है, आप लोग कोशिश करेंगे तो आप लोग कर पाएंगे। हम लोग आज के प्रकरण के लिए इतना ही रखते हैं। हमारे अगले प्रकरण में व्यंजन को पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।